देखते हैं सामाजिक आंदोलन का स्वरूप। आप जानते हैं कि आंदोलन के कई रूप हो सकते हैं। वो सुधार के लिए हो सकते हैं, शांति के लिए आंदोलन हो सकते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन हो सकते हैं, कई तरह के आंदोलन का रूप हो सकते हैं। और एक विद्वान हुए समाजशास्त्री डेविड एफ अर्बले, उन्होंने 4 प्रकार के सामाजिक आंदोलन की बात कही है कि इसका प्रभाव 4 रूपों में आप देख सकते हैं, देखने को मिलता है। तो क्या क्या? तो रूपांतरणात्मक, सुधारात्मक, मुक्तिपरक और वैकल्पिक। यहां पर यह समझ लें कि अगर हम रूपांतरणात्मक आंदोलन की बात करें तो एक रूपांतरण होता है, एक बदलाव होता है, एक नई रचना की बात होती है। और जाहिर है जब नई रचना की बात होगी, कोई क्रिएट चीज होगा तो उसका स्वरूप क्रांतिकारी होगा। और यह संपूर्ण व्यवस्था की मूलभूत सांस्कृतिक संरचना या जो भी उसका ताना बना होगा उसको परिवर्तित करेगा। इसका उद्देश्य ही होगा कि पूर्णतः बदलाव लाना, रचना करना। और इसका एक उदाहरण आप समझ सकते हैं सहस्त्राब्दी आंदोलन, या जैसे छात्र आंदोलन हुआ था, जेपी का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति जैसा आंदोलन, चूंकि समग्र क्रांति थी, सभी तरह का बदलाव की बात कही गई थी। तो यह रूपांतरणात्मक आंदोलन पूर्णतः बदलाव की बात करती है। या चीन में क्रांति हुई थी, माओ की क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति संबंधी बातें, इसका एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। या समाजवादी समाज का पूंजीवादी समाज में बदलना, या पूंजीवादी समाज का समाजवादी समाज में बदलना, यह भी इसका एक रूप हो सकता है। आपने देखा कि साम्यवादी क्रांति जब रूस में हुई 1917 में, तो किस प्रकार व्यवस्था पूर्णतः बदल दी गई। सामाजिक आंदोलन का दूसरा स्वरूप आप सुधारवादी आंदोलन के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। सुधारवादी का अर्थ है सुधार लाना, कोई पूर्णतः आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना, बल्कि जो कोई वर्तमान में जो विद्यमान व्यवस्था चल रही है इसमें सुधार करना, इसको बेहतर बनाना। और इस बेहतरी के लिए कुछ एक पक्ष में बदलाव लाया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है, इसका लक्ष्य होता है कुछ जहां खामी दिखती है उसमें बदलाव लाना। और इस प्रकार की आंदोलन की संपूर्ण व्यवस्था की मूलभूत प्रकृति को बदलने का प्रयास नहीं किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि आणविक हथियार को समाप्ति करने के लिए आंदोलन चला, या पर्यावरण बचाओ आंदोलन, या कृषक आंदोलन। तो जब आणविक आंदोलन की बात होती है कि हथियार समाप्त करना है, तो पूर्णतः हथियार समाप्त नहीं करने की बात होती है, बल्कि हथियार कम करना ही इसका उद्देश्य होता है। या पर्यावरण बचाओ, तो उस हद तक पर्यावरण बचाओ का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लकड़ी काटेंगे ही नहीं, कुर्सी बनेगा ही नहीं, टेबल बनेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब है अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो एक पेड़ लगाएं भी, प्रकृति का दोहन ना हो, शोषण ना हो, सुधार। अच्छा, और एक तीसरा आंदोलन देखते हैं, मुक्तिपरक आंदोलन। यह भी सामाजिक आंदोलन का एक स्वरूप है। और इसका एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में पितृसत्तात्मक व्यवस्था जने जमाई बैठी है कि जो वंशानुगत व्यवस्था होगी, पितृ प्रधान शासन व्यवस्था अपने देश में है, अपने समाज में है। और वहीं महिला आंदोलन, नारी आंदोलन की बात आपने सुनी होगी, तो वे मुक्ति चाहती है, महिलाओं को स्वतंत्रता। किससे स्वतंत्रता? तो यह पुरुष प्रधान समाज है, जो पैतृक सत्ता जो है उससे वो मुक्ति चाहती है। और इन सबों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। आप देख सकते हैं कि ज्यों-ज्यों नारीवादी आंदोलन को गति मिल रही है समाज में, त्यों-त्यों उनके अधिकारों में भी वृद्धि हो रही है। वे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उन्नत भी हो रही हैं। और इस प्रकार के आंदोलन, मुक्तिपरक आंदोलन, भ्रष्टाचार के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब अन्ना जो दिल्ली में आंदोलन किए थे, तो फिर उन्हीं के उपज के रूप में ये दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ
एक विशाल जनमत तैयार किया गया। तो लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। तो यह भी भ्रष्टाचार से मुक्ति एक प्रकार का मुक्तिपरक आंदोलन का स्वरूप का। एक होता है वैकल्पिक आंदोलन। तो इसका वैकल्पिक आंदोलन का अर्थ है कि कुछ विशिष्ट लक्षण, कुछ इसका आदत, उसमें बदलाव लाना। जैसे आप देख सकते हैं कि लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो नशा मुक्ति आंदोलन की बात होती है। तो यह एक वैकल्पिक आंदोलन का स्वरूप होता है। नशा वृत्ति मुक्ति आंदोलन या समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देना। कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह की समलैंगिक विवाह को मान्यता मिले। तो इस तरह की जो है आंदोलन मुक्तिपरक आंदोलन का स्वरूप होता है। इन सबों के साथ साथ प्रतिरोधी आंदोलन की बात आप देखे होंगे। प्रतिरोधी आंदोलन का अर्थ है कि कोई परिवर्तन लाना नहीं, बल्कि विरोध प्रदर्शन के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए अपना इस तरह का आंदोलन करना, विरोध करना, प्रतिरोध करना। और जैसे आपने देखा नमक आंदोलन, गांधी जी द्वारा नमक आंदोलन किया गया था, या बैट गेट विषय लेकर आंदोलन होते हैं, तो यह एक तरह का विरोध में आंदोलन करना, अपनी बात को रखना, इस तरह का आंदोलन प्रतिरोधी आंदोलन का रूप कहलाता है। आंदोलन का कुछ स्वरूप गैर संस्थागत भी होता है। गैर संस्थागत को ऐसे समझें कि अगर कोई संस्थागत रूप से आंदोलन किया जाता है तो उसे हम संवैधानिक आंदोलन कहते हैं। और संस्था को हमारे संविधान में मान्यता मिली होती है, और यदि हम गैर संवैधानिक उपाय को अपनाते हैं इसे गैर संस्थागत मार्ग भी कहते हैं हम। और गैर संस्थागत मार्ग एक तरह से संवैधानिक मान्यता नहीं मिली होती है, स्वाभाविक है। यह सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से अवैध मार्ग माना जाता है। संवैधानिक मार्ग से अलग गैर संस्थागत, गैर संवैधानिक रूप जो अपनाया जाता है तो यह राज्य अथवा सरकार के खिलाफ सीधी कार्रवाई कहा जाता है। ऐसी बातें सरकार के खिलाफ कही जाती है। वहीं अगर संस्थागत कार्रवाई होगी, जैसा कि जॉनसन ने कहा है, जॉनसन एक विद्वान है, उनका कहना है कि संस्थागत कार्रवाई जो होती है वह दिए गए समय में होता है, कानूनी रूप से उससे मान्यता पहले ले ली जाती है, अनुमति ले ली जाती है उससे कि हम आंदोलन कर रहे हैं, और समाज के चाहे कितने भी बड़े वर्गों की हिस्सेदारी उसमें वो शामिल कराएं, छोटा रूप हो या बड़ा रूप, तो पहले विधिवत रूप से आप देखते होंगे कि आंदोलन करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, तो हम उसका अनुमति ले लेते हैं। तो इस तरह का विरोध संवैधानिक होता है। वहीं अगर हम नहीं लेते हैं तो यह गैर संवैधानिक होता है। और जॉनसन ने भी कहा है कि दिए गए समय बिंदु में कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त हो और व्यापकता समाज अथवा समाज के किसी हिस्से में बाध्यकारी रूप से स्वीकृति प्राप्त हो, यह संस्थागत कार्रवाई होती है। और संस्थागत कार्रवाई कभी भी संविधान का विरोध नहीं करेगा, सरकार का विरोध नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं जैसे कि याचिका दायर करना। कोई बात होती है, कहानी होती है सामाजिक दृष्टि से, तो उसके खिलाफ याचिका दायर की जाती है सरकार के खिलाफ। चुनाव में मतदान करना कि सरकार ही बदल देना है, तो यह फिर संवैधानिक मार्ग है। न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ना, तो इस तरह का वो क्या कहते हैं, अपने आप में आंदोलन नहीं कहा जाता है। और चूंकि ये संस्थागत होते हैं, कार्य प्रणाली से जो है साम्यता रखते हैं, उसकी कार्रवाई का हिस्सा होते हैं। परंतु वहीं समझने वाली बात यह भी है कि जब अन्य तरीके, अन्य सामूहिक कार्रवाई के साथ काम में आते हैं तो वे फिर आंदोलन का रूप अख्तियार करने लगते हैं, दांव पेच कहीं कहीं अपनाने जाने लगते हैं। तो यहाँ पर एक विद्वान राजनीति शास्त्री, समाज शास्त्री हैं रजनी कोठारी, तो उनका कहना है कि सीधी कार्रवाई को एक इतर संवैधानिक राजनीतिक तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि एक सामूहिक कार्रवाई का रूप ले लेती है और सत्ता में सरकार के विरुद्ध किसी राजनीतिक परिवर्तन पर अभिलक्षित होती है। तो यह संवैधानिक मार्ग नहीं अपनाया जाता है और सीधी कार्रवाई की जाती है, और यह गैर संस्थागत स्वरूप होता है। और दरअसल कानूनी और गैर कानूनी
में दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता है दूर से देखने पर, और बहुत ही इसकी दोनों के मध्य पतली लकीर कह सकते हैं आप, लकीर वो बहुत ही नाजुक होती है। और यह कानून और संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो जाता है। जैसे कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है तो एक वर्ग जो उसके पक्ष में रहता है उसे लगता है कि यह मेरा संवैधानिक अधिकार है, हम संवैधानिक दृष्टि से कर रहे हैं। वहीं जो दूसरा पक्ष होता है उसे लगता है नहीं। विशेष करके इस महीने में आप समझ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जो संघर्षरत होते हैं और वो जो कार्रवाई करते हैं, तो वो जो जिस भी साधन को अपनाते हैं सरकार की नजर में वो अवैध हो जाता है। उन सरकार को लगता है कि ये सही नहीं है, इसे अनुमति प्राप्त नहीं है। वहीं अगर वही पार्टी पुनः जब सत्ता में चली जाती है तो अपने विरोध प्रदर्शन को फिर जायज ठहराने लगती है। यह चीज विरोध प्रदर्शन, उत्पात, हड़ताल, सत्याग्रह, घेराव, उपद्रव, इन सब संदर्भ में आप इस बात को भी समझ सकते हैं।